Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, today I will start from the political science questions. As you know, we have already covered 10 videos of the political science. If you have not watched, please visit all of that. And I have created so many playlists regarding UPSC and all state PCS examination. If you have not watched, please visit all of that will boost your confidence regarding competitive syllabus. और आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से. मतलब ऑलरेडी आई हैव कवर्ड वन फुल टेस्ट सीरीज पेपर like along with the 100 questions, and today I will start from the first. That means I am going to start next test series of the political science. अब स्टार्ट करते हैं. With reference to the constitution safeguards available to the civil servant in India, consider the following statements. सिविल सर्वेंट के बारे में स्टेटमेंट दी गई है कि जो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे संविधान में जो सेफ गार्ड दिए गए हैं, बचाव दिए गए हैं, तो उनके बारे में स्टेटमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर नॉट अप्लीकेबल टू दी टेम्पोररी एम्प्लॉयड सिविल सर्वेंट. मतलब अगर टेम्पोररी एम्प्लॉयड किया गया है कोई सिविल सर्वेंट तो उसके लिए अवेलेबल नहीं होते क्या ये. एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज ए सिविल सर्वेंट फाउंड गिल्टी ऑफ क्रिमिनल चार्जेस कैन नॉट बी डिनाइड हिज और हर राइट्स अंडर दिस सेफ गार्ड्स. अगर किसी पे मान लो क्रिमिनल चार्ज का गिल्टी पाया गया है जो कोई सिविल सर्वेंट, तो उसको क्या है, उसके राइट्स नहीं हनन होगा या उसके राइट्स मना नहीं किए जाएंगे क्या उसको. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. और फ्रेंड्स, मैंने पहले ही 10 वीडियो पॉलिटिकल साइंस के कवर कर चुका हूँ, तो अब ये हम 11वां वीडियो शूट कर रहे हैं. और उसमें क्या है, आपका रिवीजन होता रहेगा. पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देखो, और अलग से आपका ऐसे मैं नियर अबाउट दी 40 वीडियोज़ एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, जिससे क्या आपका फुल सब्जेक्ट कवर हो जाएगा और आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपका सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. अभी मैं ये वीडियो डालूंगा. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, और डी है नाइदर वन नो टू. कौन सा करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए. और साथ ही साथ आपको अटैम्प्ट करते हुए जाना. इसका सॉल्यूशन डी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सेकंड भी इनकरेक्ट है. जैसे इन द केस ऑफ द पुरुषोत्तम लाल धिंगरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का केस है. इट वाज हेल्ड दैट प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 311, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है आर्टिकल 311 के तहत, टू द सिविल सर्वेंट इंक्लूड्स परमानेंटली एम्प्लॉयड सिविल सर्वेंट एज वेल एज टेम्पोररी एम्प्लॉयड सिविल सर्वेंट. मतलब ये दोनों के लिए स्कीम है, परमानेंट के लिए भी टेम्पोररी के लिए भी. आर्टिकल 311 के अंदर सेफ गार्ड प्रोवाइड किए हुए हैं, दोनों अवेल कर सकते हैं. और सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इफ़ द सिविल सर्वेंट हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब कोई क्रिमिनल टाइप का या CRPC के तहत जो क्रिमिनल करार किया गया है उसको बताया गया, गिल्टी पाया गया, तो उसमें क्या है, इन सच केसेस द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 311 कैन नॉट बी अवेल्ड बाय द हिम और हर. इन सच केसेस ही और सी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम फॉर मिसकंडक्ट विदाउट गेटिंग ए चार्ज ऑफ द बीइंग हियर्ड. मतलब उसको बिना सुने, जैसे मान लो आपके कोर्ट में अगर आपको सज़ा मिल गई तो IAT बोलते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कोई जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि उसके कोर्ट के बेस पे ही आपको सर्विस से निकाल दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड्स टू द राइट्स एंड लिमिटेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, ही और सी एंजॉय ऑल प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरह उसको इम्यूनिटी और प्रिविलेज प्रोवाइड किए गए हैं क्या. सेकंड है, ही और सी डिबार्ड फ्रॉम द प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस. मतलब उसको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं होता क्या, उसको रोका गया है, डिबार्ड किया गया है. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज, ही और सी हैज़ द राइट टू स्पीक और वोट इन द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. क्या दोनों हाउस में वो वोट डाल सकता है. कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछा गया, इसलिए मैंने हाईलाइट किया. आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है. ये आपका हिंदी में भी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया हुआ है. ए है सेकंड ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है क्या तीनों गलत हैं. तो इसका सॉल्यूशन बी है. एज पर आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है. तो उसमें क्या है, ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जो क्वालिफाइड क्या है, जज बनने के लायक सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको अटॉर्नी जनरल डिक्लेयर किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. तो आपको याद रखना है 1 लाइनर क्वेश्चन के लिए कि प्रेसिडेंट को अटॉर्नी
जनरल को प्रेसिडेंट ही चुनते हैं आर्टिकल 76 के तहत। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ई और सी एंजॉयज ऑल प्रिविलेज इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इम्यूनिटी बनी हुई है या प्रिविलेज मिले हुए हैं वही उसको दिए जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि he or she is not debarred from the private legal practice. However, to defend accused person in the criminal prosecutions, he or she needs the permission of the government of India. मतलब क्या है, उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रोका नहीं जा सकता, कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल, बट उनको प्रैक्टिस करने के लिए अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। He or she has the right to speak or take part in the proceedings of the House of the Parliament without right to vote. वोट डालने का अधिकार नहीं है, हालांकि कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही है उसमें अटेंड कर सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और पावर एंड प्रिविलेज जो आपके एमपी के रहते हैं वही इसके रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द लोक अदालत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लोक अदालत के बारे में स्टेटमेंट दिया। फर्स्ट स्टेटमेंट, ए सोशल वर्कर कैन बी ए पार्ट ऑफ द बेंच एट ऑल लेवल। क्या जो सोशल वर्कर है वो हर बेंच का पार्ट हो सकता है ऑल लेवल पे। सेकंड है, केसेस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट आर नॉट एलिजिबल टू बी डिसाइडेड बाय देम। मतलब कोर्ट्स के में जो पेंडिंग पड़े हैं वो केस वो डिसाइड नहीं कर सकता है लोक अदालत। थर्ड है, एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोक अदालत लाइज बिफोर द कोर्ट। मतलब कोई भी बिफोर के मान लो लोक अदालत के फैसले से कुछ नहीं किया, उसको हाई कोर्ट के थ्रू अपील कर सकता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, डी है तीनों ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ए है। लोक अदालत क्या है, अल्टरनेटिव है। मान लो हमारे जुडिशरी में नियर अबाउट द 2 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग बचे हैं, तो उनको रिजोल्व करने के लिए हमने लोक अदालत का एक अल्टरनेटिव निकाला, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। इट इज़ अ फॉर्म वेयर डिस्प्यूट और केसेस पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ द लॉ एट द प्री लिटिगेशन स्टेज आर सेटल कंप्रोमाइज एमिकेबली। मतलब एक बताओ, दोनों में सुलह हो जाती है पार्टियों में अपने मित्रता भाव से। दे हैव बिन गिवन स्टैट्यूटरी, संविधान में मतलब जो लॉ के द्वारा देते हैं उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में लिखा तो कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, मतलब लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में लिखा गया है कि एमिकेबली रिजोल्व कर सकते हैं इशू को लोक अदालत के थ्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर इज ए प्रोविजन इन द एक्ट फॉर द प्रोवाइडिंग इंक्लूडिंग ए सोशल वर्कर एंगेज इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन and interested in the implementation of the legal service scheme is the benches of the लोक अदालत at high court and district court and तालुक लेवल। मतलब क्या, सोशल वर्कर कोई भी है समाज में तो वो उसको अपलिफ्टमेंट वीकर सेक्शन जो गरीब आदमियों को उठाने के लिए एंड इम्प्लीमेंट लीगल सर्विस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या है, लोक अदालत के सब में बेंचों में शामिल हो सकता है, सभी लेवल पे, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और तालुक में भी। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि केस पेंडिंग बिफोर द कोर्ट कैन आल्सो रेफर टू। मतलब इसीलिए तो बना गया कि केस पेंडिंग है तो उनको रिजोल्व करने के लिए वो लोक अदालत सुन सकती है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि द अवार्ड ऑफ द लोक अदालत इज फाइनल बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज हैंस नो अपील। कहीं भी लोक अदालत में अगर फैसला कर लिया, ऐसा नहीं कि आप जाके कोर्ट में भी केस डाल दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द प्रोसीजर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन पार्लियामेंट के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, ए स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन कैन बी मूव्ड बाय द प्राइवेट मेंबर। मतलब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है मेंशन किया संविधान में, कि मेंशन किया गया है क्या, स्टैट्यूटरी संविधान में रिजोल्यूशन लिया गया क्या प्राइवेट मेंबर, जैसे प्राइवेट मेंबर होता है जिसको कोई मंत्रालय नहीं मिला हो, क्या उसके द्वारा किया जा सकता है। थर्ड है, all resolution are mandatorily put to vote of a house in it is introduced। मतलब जो भी रिजोल्यूशन है कंपलसरी है उनके लिए हाउस में वोट डलवाना। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क करेंगे। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, सेकेंड एंड थर्ड ठीक है, और डी है तीनों ठीक हैं। तो इसका सॉल्यूशन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। The Constitution of India does not define or mention no confidence motion rule 198 of the rules of the procedure and conduct of the Lok Sabha specify the procedure before the moving of the no confidence motion। मतलब क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे संविधान में नहीं लिखा गया, बट रूल 198 जो रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ द लोकसभा, मतलब कैसा व्यवहार होना चाहिए लोकसभा में, उसके कंडक्ट रूल है, उसका 198 नंबर में लिखा गया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आप
लागू कर सकते हैं। एंड इट कैन बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा। लोकसभा में ही हो सकता है क्योंकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट वही होती है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ए स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड बाय ए मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। संविधान का कोई भी रेजोल्यूशन है मिनिस्टर द्वारा या प्राइवेट मेंबर द्वारा, दोनों के द्वारा किया जा सकता है। इट इज ऑलवेज मूव्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो उसी मामले में जिसमें मामले में प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का। सच ए रिजोल्यूशन इफ अडोप्ट इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट हैज़ द फोर्स ऑफ द लॉ। मान लो कोई भी रेजोल्यूशन माना गया तो उसमें क्या बाइंडिंग होगा और वो रूल फोर्स ऑफ लॉ की उसमें पावर रहेगी, कंपलसरी फॉलो करवाएगा। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के उसमें के हिसाब से रहता है ये। और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। रिजोल्यूशंस आर सब्सटेंटिव मोशंस, मतलब ये कन्फर्म होते हैं सब्सटेंसिव, विच मैंडेटरीली पुट टू वोट टू हाउस इन हाउस विच दे आर इंट्रोड्यूस। मतलब वोट पक्का डलेगा अगर रिजोल्यूशन होगा तो सब्सटेंसिव मोशन बोलते हैं। सब्सटेंसिव मोशन आर कंप्लीट इंडिपेंडेंट प्रपोजल डीलिंग विद द इंपॉर्टेंट इशू लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ द स्पीकर। तो कोई भी रेजोल्यूशन होते हैं वो सब्सटेंसिव होते हैं, वो डलेंगी ही डलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में, हंगर इंडेक्स के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ पब्लिश्ड बाय द कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लिफे। वेल्थ हंगर लिफे से क्या द्वारा किया गया है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट है फ्रॉम द पास्ट 2 डिकेड्स देयर इज एन इंक्रीज इन द ट्रेंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है इंडिया में इंक्रीज हुआ। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क करेंगे। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे पैरामीटर होते हैं कि आप भूखे रह रहे हो, नहीं। अगर आप माल न्यूट्रिशन के अंडर भी आ रहे हो या अंडर न्यूरिशमेंट है, सही डाइट नहीं मिल रही है, तो उसको भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के में काउंट किया जाता है। ए है फर्स्ट ओनली, क्वेश्चन पे आते हैं। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी है दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन ए है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज ए टूल designed to comprehensive measure and track hunger at the global, regional and national level. Global hunger index scores are calculated each year to assess progress and setbacks in the combating hunger. मतलब कितना हमें भूखमरी मिटाई है और उसको कम करने में कितना हमारा इफेक्टिव है प्लान। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, करेक्ट है। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय द कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लिफे। It is designed to raise awareness and understanding of the struggle against hunger. और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन द पास्ट 2 decades देयर इज ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर ऑफ द इंडिया द फॉलोइंग। मतलब 2000 से 2020 तक पीरियड में कम ही हुआ ग्लोबल हंगर इंडेक्स अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, with reference to the electoral college formed for the election of the president of India, which of the following statements is or are correct। मतलब इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात की गई है। प्रेसिडेंट को जो चुनने का लिए इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब कौन कौन वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। फर्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आर पार्ट ऑफ इट। मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के दोनों के पार्ट रहते हैं इसमें। इट कंप्राइजेज ऑफ द बोथ द इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। नॉमिनेट और इलेक्टेड दोनों ही क्या वोट डालते हैं। एंड द थर्ड वन इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द दिल्ली एंड पुदुचेरी आल्सो इंक्लूडेड। मतलब जो इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली पुदुचेरी और दिल्ली के हैं, क्या वो भी इसमें प्रेसिडेंट इलेक्टोरल में इंक्लूड रहते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, और सी है थर्ड ओनली, और डी है क्या तीनों ठीक हैं। तो सी आंसर करेक्ट है। इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज कौन कौन होते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट, फर्स्ट इनकरेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली द इलेक्टेड मेंबर, मतलब नॉमिनेटेड किए हुए नहीं वोट डालेंगे, ओनली इलेक्टेड मेंबर डालेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूडिंग लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द दिल्ली एंड पुदुचेरी यूनिट, दिल्ली एंड पुदुचेरी को इंक्लूड किया गया है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है वोट डालने में राष्ट्रपति के। और ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट बोथ द राज्यसभा एंड द लोकसभा आर पार्ट ऑफ इट। राज्यसभा और लोकसभा के बंदे पार्ट करते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं इलेक्टेड मेंबर ओनली। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन,
विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट टू द सबॉर्डिनेट। मतलब जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट है या सेशन कोर्ट है तो उसमें क्या अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है, हाई कोर्ट की क्या पावर है। डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट में जो जज हैं कंसल्ट करेगा क्या गवर्नर हाई कोर्ट के साथ, तब बना उन नॉमिनेटेड किए जाएंगे। मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ ए स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। मतलब जो जुडिशरी सर्विसेज है मान लो स्टेट की, क्या उसके हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी क्या दोनों ठीक हैं, डी कोई सा भी ठीक नहीं है। तो इसका ए आंसर करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। जो एज पर आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन टू बी द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। मतलब आर्टिकल 233 में लिखा गया कि जब कोई भी सेशन कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसका जज को अपॉइंट करने के लिए गवर्नर हाई कोर्ट से सलाह करके अपना अपॉइंट कर देगा 233 आर्टिकल में। और 234 में लिखा गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन अदर दैन द डिस्ट्रिक्ट जजेस ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट मेड विद द गवर्नर ऑफ द कंसल्टिंग विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हाई कोर्ट। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा और जज है जो दोनों मिलके अपॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द हाई कोर्ट एंड आपका गवर्नर और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द टर्म कैबिनेट इज मेंशन्ड बट नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कैबिनेट टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखी गई है पर डिफाइन नहीं की गई है। सेकंड स्टेटमेंट टर्म है स्टेटमेंट द टर्म कैबिनेट कमेटी इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैबिनेट कमेटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में लिखा नहीं गया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, डी है दोनों ठीक नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन बी है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। The term cabinet is mentioned only once in Article 352 Clause 3 where it is defined as the council consists of the Prime Minister and the other minister of the cabinet rank under Article 73। मतलब 73 में पीएम के बारे में बात की है, उसके कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में बात की है। आर्टिकल 352 क्लोज 3 में बोला गया कि जो कैबिनेट टर्म यूज़ की गई है और जिसका मतलब यही होता है कि जो आर्टिकल 75 में मेंशन किया गया उनको ही कैबिनेट बोलते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। The cabinet committee is not mentioned in the Constitution of India. They are established by the Government of India. Transaction of the Business Rule 1961। तो 1961 में ये कैबिनेट कमेटी का यूज़ किया गया है वर्ड का। एंड द प्राइम मिनिस्टर कैन बी एस्टैब्लिश डिसकंटिन्यू एनी टाइम। पीएम कभी भी इसको बना सकता है क्योंकि ये स्टैट्यूटरी बॉडी बना दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द वार्ड कमेटी। जैसे आपने देखा होगा कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में वार्ड बनते हैं, 10 वार्ड से है कोई बंदा, कोई 15 वार्ड से है, तो ऐसे ही तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। द मिनिमम पॉपुलेशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वार्ड कमेटी इन द टेरिटरी ऑफ म्यूनसिपल इन द 3 लाख। मतलब अगर म्यूनसिपैलिटी में 3 लाख आदमी रहते हैं तो उसमें क्या कहाँ से क्या वार्ड कमेटी बनेगी, क्या क्या कैसे प्रोसीजर रहेगा। सेकेंड स्टेटमेंट द स्टेट लेजिस्लेटर प्रोवाइड फॉर द बोथ कंपोजिशन एंड मैनर इन विच सीट्स इन ए वार्ड कमेटी शैल बी फिल्ड। तो उसमें बोला कि स्टेट लेजिस्लेटर जो है प्रोवाइड करता है कि कंपोजिशन एंड मैनर इन द सीट्स इन द वार्ड कमेटी शैल बी फिल्ड। तो उसमें वार्ड में कैसे कैसे सीट फिल होंगी उसके बारे में क्या बोलता है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी दोनों ठीक हैं, डी दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन सी है। फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन अर्बन एरियाज ईच म्यूनसिपल एरिया विल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी नोन एज द वार्ड। मतलब एरिया बांट दिया कि वार्ड में बांट दिया। द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ द वार्ड कमेटी इज टू फॉर्म एन एक्शन प्लान फॉर द रिस्पेक्टिव वार्ड्स, oversee decentralization of the processing of the municipal waste, help maintaining public spaces, also oversee spending of the fund granted to the ward। तो वार्ड को जो वार्ड कमेटी को देखते हैं कि कितना पैसा आया, खर्चा कितना करना है, कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है या उसको क्लोज करना है, वैसी डिसीजन लेती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 एस वार्ड कमेटी आर कंस्टिट्यूटेड फॉर 1 or 2 वार्ड्स। एक के लिए 2 वार्डों की भी एक बन सकती है।
The criteria for the constitution of the territorial area of municipality is having population of the 3 lakh and more. 3 लाख और उससे ज़्यादा होनी चाहिए अगर म्यूनसिपैलिटी बनाना है तो किसी जगह में. और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. The 74th Amendment Act gave the powers to the state legislature to make provision with respect to the composition and the territorial area of a ward committee and the manner in which seats in the ward committee shall be filled. कैसे मैनर में किस तरीके से उसमें सीट्स भरी जाएं तो उसके बारे में बात की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है. 10th क्वेश्चन देखते हैं. With reference to the office of the leader of opposition, consider the following statement. The single largest opposition party must have at least 10% of the total strength of the house to designate its leader as a leader of the opposition. मतलब क्या है, 10% सीट होनी चाहिए क्या लीडर ऑफ ओपोजिशन के लिए. सेकेंड स्टेटमेंट है इट हैज़ नाइदर कॉन्स्टिट्यूट नॉर स्टेट्यूटरी रिकग्नाइजेशन. ना ही संविधान में इसकी रिकग्नाइजेशन या कोई रूल के द्वारा भी रिकग्नाइजेशन नहीं की हुई है. इट इज़ वैकेंट इन द करंट 17th लोकसभा 17वीं लोकसभा में वैकेंट था, खाली था. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है तीनों करेक्ट है. तो इसका सॉल्यूशन सी है. लीडर ऑफ अपोजिशन इज द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. अंडर Mavlankar, the first speaker of the Lok Sabha rule, the single largest opposition party must have a strength of the at least 10% of the total strength of the house in order to designate its leader as a leader of the opposition. मतलब मावलंकर के क्या है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा. जो जीवी मावलंकर थे हमारे फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा के, उन्होंने रूल बना दिया था कि 10% जो वोट लेगा लीडर ऑफ ओपोजिशन लार्जेस्ट पार्टी में वही रहेगा. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. The statutory recognition was according to the post of the leader of opposition through the salary and allowance of the leader of opposition in Parliament Act 1977. तो 1977 के रूल के थ्रू जो पार्लियामेंट में वो पावर प्रोवाइड की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, इसलिए इनकरेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. सिंस नो पार्टी कुड क्वालिफाइड इन द क्राइटेरिया अंडर द मावलंकर रूल इन द 17th लोकसभा, द ऑफिस इज लाइंग वैकेंट. दस वाज आल्सो सिचुएशन इन द 16th लोकसभा. अब भी वैकेंट है. तो ये आपका हिंदी में प्रोवाइड किया हुआ है आंसर. दैट इज ऑल फॉर टुडे. आई विल कम टुमारो विथ मोर क्वेश्चंस एंड प्लीज शेयर माय वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिवाइज ऑल द थिंग्स so that you can be very confident during examination. Okay friends, bye.